हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 16 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो वो हम लोग देखेंगे। देखिए, इससे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपका एमसीक्यू जो करवाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एमसीक्यू ध्यान से किया कीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं से और भी एमसीक्यू लाके मैं पढ़ा देता हूँ या दे देता हूँ, ठीक है? ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी तरीक़ा से और कहीं न कहीं ये पीवाईक्यू का भी एक माध्यम रहता है, वहाँ से भी मैं लगाता हूँ, ठीक है? और देखिए क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि आप इस फर्स्ट मुद्दे में जब पढ़िएगा तो सिर्फ़ इसमें जो है ना कि भू आपका आधार का बात किया गया है, ठीक है? इससे जो रिलेटेड जो टॉपिक है जैसे आपका जो ये किससे स्टार्टिंग हुआ था इसके बारे में मैं आपको इस एक मतलब ये क्या बोलते हैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से भी मैं समझाया हूँ, ताकि क्या हो जाता है ना इससे क्या पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना और इसका पूरी जड़ आपको पता चलता है। जब तक आप किसी के जड़ तक आप नहीं जाओगे, ऊपर-ऊपर सिर्फ़ अगर पढ़ लोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये करंट का ठीक है, आपका करंट का बता देगा, आपको भू आधार मानते हैं कि आपका लिखा, ठीक है? भू आधार क्या है, ठीक है? तो वो आपको और उसमें से कथन भू आधार के कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? फर्स्ट कथन दे दिया आपका कि भू आधार जो है आपका भूमि से रिकॉर्ड है, ठीक है? उसी में ये दे देगा कि डीआईएलआरएमपी यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये 2008 में या 2016 में ये शुरुआत किया गया था। तो इस तरीके से अगर बना देगा तो आप तो इसके बारे में जब जानोगे ही नहीं, तो ये क्वेश्चंस बना कैसे सकते हो? तो कहीं न कहीं आपको कन्फ्यूज़ ये कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ कि जो एमसीक्यू लगाता हूँ, एमसीक्यू से फ़ायदा मेरा ये तो हुआ कि एक तो पहला तो फ़ायदा हुआ आपका कि एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल गया कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्या हुआ कि जो आप पढ़े उसका रिकॉल हो गया आपका। थर्ड आपका क्या हो जाता है कि जो आपका मतलब जो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं या टॉपिक हैं, तो वो भी आपको कवर किया जाता है। जैसे आप देखिएगा जो हमारा थर्ड मुद्दा है आपका, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो जैसे हमारा जो थर्ड मुद्दा है आपका, यहाँ पे एआई इम्पैक्ट जो है आपका, उसके बाद मैं आपके लिए सॉरी आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ 1 मिनट आपको। देखिए, जैसे आपका थर्ड नहीं सेकंड है, ओके सॉरी। ये देखिए बायो ई3 पॉलिसी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। इसका कहीं भी मतलब ज़िक्र नहीं है, ठीक है? लेकिन ये मुद्दा जो था आपका, जैसे आपका मुद्दा देखिए क्या है, ये मुद्दा है कि व्हाट आर बायो बेस्ड केमिकल एंड एंजाइम, ठीक है? ये इसमें क्या बोल रहा है कि बायो बेस्ड केमिकल एंजाइम्स भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? तो मैं तो ये बता दूँगा कि बायो बेस्ड केमिकल और एंजाइम्स क्या है, ये हम बता देंगे। इसके महत्व के बारे में बता देंगे, क्या फ़ायदा है और क्या अभी इंडिया कहाँ खड़ा है और वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है, ठीक है? लेकिन जो आपका ये बायो 3 जो पॉलिसी है, इसका जो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे मैं यहाँ पे आपको मैं बता रहा था 1 मिनट, ये देखिए बायो ई3 पॉलिसी आपको इसके माध्यम से पता चल गया, ठीक है? तो टॉपिक इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है देखिए आप लोग जो भी आते होंगे ना ऊपर-ऊपर पढ़ के चले जाते होंगे, तो वैसा नहीं है आप पूरे आप क्लास किया कीजिए। जब क्लास किया करिएगा ना तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, सर का पढ़ाने का अलग ही तरीका है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अगर मुद्दा कोई पढ़ा रहा हूँ और आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे करके पढ़ा रहे हैं सिर्फ़। देखिए भाई मेरे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैं आपको पहले भी दिया हूँ और बस कुछ ही दिन अब बहुत जल्द ही आपके सामने मैं वाई फेस भी आने वाला हूँ, ठीक है? तो इस कारण थोड़ा-सा हो सकता होगा कि मैं आपको समझाने में असमर्थ आपको लगता होगा कि ये नहीं समझ में आ रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके तो बोला कीजिए कि सर ये चीज़ नहीं मुझे समझ में आया, ठीक? तभी तो मैं आपको दोबारा से आपको मैं कुछ अलग तकनीक लगाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब जब बताओगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो मेरा ये पर्पस रहता है, ठीक है? और मेरा हमेशा से मैं आपको जब शुरू मैं किया था, तो मेरा शुरू से ही आपका मतलब जो मेरा वक्तव्य है कि मैं किसी भी चीज़ का कोई भी टॉपिक कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ द हिंदू का ही, जो भी मैं सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा आपको देखते होंगे कि जैसे मैं आपका पॉलिटी का जितना भी एमसीक्यू करवाया आपका, उसका पूरा सिम्प्लिफ़िकेशन किया, जो भी कॉम्प्लिकेटेड जो भी आपको लग रहे होंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि आप लोग को ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा तो मैं उसका सिम्प्लिफ़िकेशन करवाया।
क्यों? क्योंकि आपका हम हमारे बीच और आपके बीच अभी कोई भी वार्तालाप का कोई ज़रिया नहीं है, ठीक है? कब मतलब क्लास के दौरान, ठीक है? ऐसे तो है लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट में मुझे नहीं पता चलता है, तो मैं उस तरीके से जो तरीका मैं अपनाता हूँ, जो अप्रोच मेरा है, वो मैं अप्रोच अपनाकर चल रहा हूँ, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा और ज़ाहिर-सी बात है कि जो हमारा चैनल है आपका वेब्स अकेडमी जो हमारा वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रेटेजी अकेडमी, वो आपके लिए बहुत जल्द ही फाउंडेशन कोर्स लाने वाले हैं। तो जो भी हमारे 1000 जो सब्सक्राइबर होंगे ना, 1000 जो सब्सक्राइबर होंगे, वो जो पहले जो 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए क्या है कि एक ऑफ़र मतलब इस पे आएगा, ठीक है? मतलब ऑफ़र क्या पहले से ही बोला गया था हमारे वेब्स अकेडमी की तरफ से कि जो भी 1000 बच्चे जो होंगे, हमारे जो पहले सब्सक्राइबर होंगे यूट्यूब चैनल का, उनको फाउंडेशन कोर्स में क्या दिया जाएगा, आपको स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा और ये फाउंडेशन कोर्स किस-किस चीज़ के लिए आएगा? आपका जेपीएससी मेंस के लिए, ठीक है? क्योंकि प्री का तो अब टाइम निकल गया, ठीक है? जितना हम लोग करवा रहे हैं अभी प्री का ऐसे नहीं है कि प्री का आपको नहीं करवाऊँगा, लेकिन प्री जो है आपको यूट्यूब चैनल पे चलता ही रहेगा। जो भी एमसीक्यू वगैरह है, जो भी अच्छे टॉपिक रहेंगे, मुद्दा रहेगा, मैं उसको लाऊँगा, ठीक है? और मैम तो पूरे ज़ोर-तोर से आपको जेपीएससी का प्री का बहुत अच्छे मैं देखा हूँ कि पेपर जो आपका जो झारखंड पेपर हो जो होता है, वो आपको पूरे तरीके से करवाएँ, ठीक है? तो पहला हमारा क्या है कि आपका जेपीएससी का फाउंडेशन कोर्स आएगा मेंस का, ठीक है? मेंस का आएगा, ओके? और सेकंड जो आपका आएगा, वो आपका आएगा 72वीं बीपीएससी का 72वीं बीपीएससी का आपका ये आएगा आपका 72वीं बीपीएससी का प्री प्री और मेंस दोनों का, ठीक है? प्री प्लस मेंस यानी प्री कम मेंस दोनों का और थर्ड जो आपका आएगा, आपका कोर्स जो आपका आएगा यूपीएससी यूपीएससी का आपका ये आपका आएगा 2027 और 28 का, ठीक है? जो भी 2027 और 28 में देने वाले हैं, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स आएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा और फोर्थ में एक और हम लोग का जैसे आप लोग का जो भी माँग रहेगा, ये माँग आधारित हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है? तो ये आप लोग का माँग रहेगा, क्या डिमांड रहेगा और ये ऐसा नहीं है, ये सारे कोर्सेज़ में जो भी 1000 बच्चे जो हमारे फर्स्ट रहेंगे, उनके लिए क्या है वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट आपको दिया जाएगा। तो पहली बात तो है कि जो भी बच्चे मतलब अगर नहीं आपके पास उतना आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है और हमारे संस्थान से जुड़िए। आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग का जो पढ़ाने का तरीका है या जो भी है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, तभी तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप लोग, ठीक है? और आप लोग को ज़्यादा अगर नॉलेज लेना है, ज़्यादा हम लोग से हेल्प लेना है, तो प्लीज़ हमारे जो भी हैं, जो नए लर्नर हैं, प्लीज़ आप लोग 1000 बच्चे जितने भी पहले जो 1000 बच्चे होंगे, उनको बैप्स अकेडमी की तरफ से आपको फाउंडेशन कोर्स में ये जो आपको मैं बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो भी आपकी माँग रहेगा, आपका जेपीएससी, बीपीएससी, आपका यूपीएससी आपका और माँग वाले में चारों में आपको आपका व्याप्त अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? फाउंडेशन कोर्स में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को जॉइन कीजिए, ठीक है? और हमारा जल्द ही आपका ऐप भी लॉन्च होने वाला है, तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके तहत आपको फाउंडेशन कोर्स की मतलब सारे मतलब क्लासेस मिलेंगे, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24 और इंस्टा आईडी जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया रहता है और प्लीज़ एक चीज़ और मैं बोलता हूँ आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम से जुड़ने के बाद जितने भी हमारे जो भी अभी तक जो सब्सक्राइबर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए क्योंकि आपको जब कोर्स लेना रहेगा, तो आपकी एक आइडेंटिटी जो हमारे पास आ जाएगी, जो हम जिससे आपका डाटा से मैं पहचान पाऊँगा आपका कि हाँ, ये हमारे जो फर्स्ट 1000 बच्चे हैं, वही सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़िए, ठीक है? और जो भी नए लर्नर हैं जो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप बैप्स अकेडमी 24 डालिएगा, आपको वहाँ पे टेलीग्राम आ जाएगा लिंक हमारा और वहाँ से आप जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है ताकि आप लोग को बाद में जो भी बेनिफिट होगा, तो वो आप प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है? तो बिना कुछ देर किए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो मुद्दा है, क्या है कि सीएम अनाउंसेस लॉन्च ऑफ भू आधार स्कीम टू क्रिएट डिजिटल मैप ऑफ सिटी। क्या है ना कि दिल्ली
दिल्ली का जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने क्या किए हैं कि अभी भू आधार स्कीम लॉन्च की है, ठीक है? क्यों? क्योंकि डिजिटल मैप ऑफ मतलब जो शहरों का डिजिटल मानचित्र करना है, ठीक है? डिजिटली मानचित्र उत्पन्न करना है। क्यों? देखिए, ये जो है ना आपका ये भू आधार जो स्कीम है, इसके बारे में मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या है कि न्यूज़ आप लोग को मैं तो बता दिया हूँ, लेकिन फिर एक बार आप जान लीजिए कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार और रियल एस्टेट विवादों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दिल्ली में एक नई डिजिटल भूमि मानचित्रण पहल की घोषणा की है। और यह योजना जो है आधुनिक तकनीक यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है? तो ये न्यूज़ था। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ भू आधार का। तो इससे पहले हम लोग को चलना है ना कि पहले इसका जड़ क्या है? तो जड़ जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, तो पहले हम लोग जड़ इसका पकड़ते हैं। क्या है ये? देखिए, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो आपका DILRMP जो है आपका वो आया था, ठीक है? तो ये क्या है? तो ये जो है भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना, पारदर्शिता बढ़ाना, भूमि विवादों को कम करने के लिए ये आया था आपका डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है? शुरुआत इसका कब हुआ था? तो 2008 में, ओके? और पुनर्गठित नाम जो है आपका 2016 में इसे डिजिटल इंडिया इंडिया के अंतर्गत लाया गया था। तो ये भी आप याद रखिए, शुरुआत इसका 2008 में हुआ था, ठीक है? लेकिन 2016 में जो डिजिटल इंडिया शुरुआत किया गया था, उसके अंतर्गत ये लाया गया था। ये नोडल मिनिस्ट्री इसका क्या है? नोडल मंत्रालय तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। कार्यान्वयन ये जो होगा आपका राज्य सरकार को द्वारा होगा, ठीक है? केंद्र सरकार द्वारा लाएगा, लेकिन ये राज्य सरकारों द्वारा ये आपका कार्यान्वयन इसका करे जाएगा किया जाएगा। जैसे अभी आपका जो रेखा गुप्ता जी हैं, देखिए ऐसा नहीं है, देखिए ये 2008 से या 2016 से ही ये स्टार्ट है। ये क्या है आपका, इसको अभी लागू करने के पीछे भू आधार जो अभी लाए हैं, उसके पीछे था कि दिल्ली में बहुत सारी कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना कर रहा था, इसलिए अभी तक जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, वो अभी तक इसे लागू नहीं किए थे। लेकिन अभी ये लागू किए हैं, जो अभी स्कीम लॉन्च किए हैं, ठीक है? मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? तो देखिए, भूमि रिकॉर्ड का 100% डिजिटलीकरण करना, ठीक है? 100% याद रखिएगा, 100% जो है आपका डिजिटलीकरण करना। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ठीक है? आपका कैडस्ट्रल मैप्स का डिजिटलीकरण करना, भूमि पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण करना। इससे क्या होगा कि भूमि विवादों में कमी होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इससे होगा। इसके प्रमुख घटक क्या कौन-कौन है आपका DILRMP के? तो ये देखते हैं, पहला घटक जो है भूमि रिकॉर्ड रिकॉर्ड का क्या है, कंप्यूटरीकरण करेगा, जिसमें क्या रहेगा, स्वामित्व, किराएदार, भूमि उपयोग आदि का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है? मैप्स का डिजिटलीकरण किया जाएगा। कैडस्ट्रल मैप्स को GIS के आधारित बनाना है, ठीक है? आप याद रखिएगा। ओके, जीआईएस मतलब आधारित होगा। और आपका थर्ड जो है पंजीकरण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया है, किया जाएगा। इसमें सब रजिस्ट्रार कार्यालय को कंप्यूटरीकरण करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं डेटा इंटीग्रेशन करना। और फोर्थ जो है आपका, देखिए ULPIN, इसको भी मैं बताता हूँ, या भूमि आधार, जो भू आधार किया, हर भूमि पार्सल को जो है 14 अंकीय एक यूनिक पहचान दिया जाएगा, जो ULPIN है, ठीक है? भूमि के लिए आधार जैसे सिस्टम भी आपको इसमें बनाया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि भूमि आधार क्या है? जो ये लॉन्च लॉन्च हुआ है, जिसको भू आधार बोला जा रहा है, वो भूमि आधार है क्या? देखिए क्या है, इसी के मतलब जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, भूमि आधार या भू आधार भूमि के लिए एक डिजिटल पहचान प्रणाली है, ठीक है? यानी क्या है, आपका डिजिटल आइडेंटिफिकेशन आपका सिस्टम है, ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति के लिए आधार होता है। जैसे आधार में आपका जो आधार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आधार के बारे में ये बताइएगा कि आधार कितने अंकों का होता है, ठीक है? आधार कितने अंकों का होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है? ओके। डिजिटल पहचान प्रणाली ठीक वैसे ही व्यक्ति के लिए जैसे आधार है, इसका उद्देश्य भूमि स्वामित्व में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर रोक करना और भूमि विवादों का समाधान करना, ठीक है? तो ये आप जान गए भू आधार क्या है। ओके। मतलब आधार जैसे ही एक यूनिक नंबर देता है 14 अंकों का, ठीक है? भारत में जो ULPIN जो मैं अभी आपको बता रहा था,
यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? आधारित भूमि आधार जो भू आधार की शुरुआत जो हुआ था 2016 में, ठीक है? ये अभी शुरुआत नहीं हुआ है, ऐसा मत मानिएगा कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। ये भू आधार जो है आपका, ये आपका यूनिक लैंड पार्सल एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर आधारित भूमि आधार जो भू आधार की शुरुआत 2016 में ही हो गया था। और ये पहल भारत सरकार द्वारा किया गया था। ये पहल किसके? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ही शुरू किया गया था, जो 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन 2016 में जब आपका डिजिटल इंडिया आया था, तो उसके तहत इसको शामिल किया गया था और इसी के तहत आपका भू आधार की भी शुरुआत 2016 में किया गया था। उद्देश्य क्या है? भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और भूमि विवादों का कमी करना, ठीक है? इसकी मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, मुख्य विशेषता है ना, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो प्रत्येक भूमि पार्सल को 14 अंकों की विशिष्ट नंबर प्रदान करता है, ठीक है? अगर आपका मान लिया जाए कि लैंड है, तो इसके लिए आपको 14 अंकों का एक आइडेंटिफिकेशन आपका नंबर देगा 14 अंकों का, ठीक है? तो ये आप याद रखिए, जो यूनिक रहेगा। यह नंबर जियो रेफरेंस्ड होता है, ठीक है? जीपीएस आधारित होता है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक नंबर से पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए, जैसे मालिक का विवरण, भूमि का स्थान कहाँ किस क्षेत्र में है, आपका कहाँ पे है, ठीक है? कितना सीमा है इसका, भूमि उपयोग एवं रिकॉर्ड स्थिति क्या है, ठीक है? आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया गया है, जैसे इसमें ड्रोन सर्वे, हाई रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेज किया गया है, जीआईएस और ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजिंग का भी उपयोग किया गया है। तो इसमें आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया गया है। देखिए, पायलट प्रोजेक्ट जो अभी आपका दिल्ली का जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो क्या की हैं अभी, ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। कहाँ? आपका तिलंगपुर कोटला गाँव, ठीक है? ये पश्चिमी दिल्ली में पड़ता है, तिलंगपुर कोटला गाँव ने पायलट परियोजना सफल किया है। देखिए, इसके पीछे रीज़न पढ़ने के पीछे ये है ना कि 2016 में और फिर ये आपका 2000 अभी आपका 26 में, मतलब 10 साल के बाद ये फिर से चर्चा में आ गया है। तो इसके लिए आपको पढ़ना जो बहुत ज़रूरी है। ये पीछे से पूछ सकता है। इसमें क्या है कि 274 यूएलपीएन रिकॉर्ड पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। अब इससे पूरे दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। स्पष्ट एसओपी और समय सीमा के साथ ये इसको पूरा किया जाएगा। अब इसका महत्व क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं कि क्यों अगर ये लाया जा रहा है, तो इसका महत्व क्या है, तो ये हम देखते हैं। देखिए, शासन एवं प्रशासन में महत्व क्या है कि भूमि रिकॉर्ड का जब डिजिटलीकरण होगा, जिससे क्या होगा कि पारदर्शिता आएगा, ठीक है? सब कोई अपना देख पाएगा और इसमें अगर कुछ गड़बड़ होता है तो जवाबदेही बनाएगा शासन को, ठीक है? विभिन्न विभागों के बीच डेटा समन्वय में सुधार आएगा, ठीक है? दूसरा क्या है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा इससे। गरीब और मध्यम वर्ग को भूमि विवादों से क्या होगा, सुरक्षा मिलेगा। जीवन भर की पूंजी भूमि में लगाने वाले के लिए कानूनी निश्चितता इससे आएगी। ओके, मतलब जो कमा रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, वो अपने जीवन भर की पूंजी अगर मान लीजिए ये लैंड ले लिए और ये लैंड आपका आपके नाम पर है ही नहीं, मतलब ये कुछ ना कुछ विवाद हो गया, तो इससे क्या होगा कि विवाद घटेगा अब। ये क्योंकि इसमें डिजिटली है सारा चीज, आपको अपलोड है, आप एक यूनिक नंबर आप अपना डालिए और उससे पूरे पता चल जाएगा कि आपका सीमा कहाँ तक है, आपका क्षेत्र कौन-सा है, ठीक है? थर्ड क्या है आपका, इसका महत्व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, फर्जी लेन-देन नहीं होगा, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और बेनामी सौदे पर रोक हो जाएगा। जैसे क्या होता है ना कि ब्रोकर लोग जो होता है, जो जो भूमि आपको लेन-देन करवाते हैं, बेचते हैं, जो मीडिएटर रहते हैं, वो एक ही भूमि को कई बार भी बेच देते हैं। इससे क्या होता है कि आपस में आप जो बेचने बेचने वाला तो चला गया, ठीक है? खरीदने वाला और जिसकी ये भूमि है, जो पहले से लिया है, उसके बीच में ये विवाद करवा के खुद, मतलब ये अपना साध्य को साध लेते हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। तो ये कहीं न कहीं खत्म होगा बिचौलियों का। और फोर्थ क्या है, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस। ड्रोन हो गया, जीआईएस हो गया, रियो स्पेशल जो डाटा का प्रभावी उपयोग किया गया है और डिजिटल इंडिया और ईज़ ऑफ लिविंग से सीधा ये संबंध रखता है, ठीक है? अब हम लोग जो पढ़े हैं, उसका देखिए हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है? देखिए, क्या होता है ना कि एमसीक्यू मैं आपको पहले बार-बार जोड़ दे रहा हूँ कि ये आप
पूरे अच्छे तरीके से आप मुद्दा पढ़िए, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए। देखिए क्या मज़ा आता है आपको इसमें पढ़ने में, ठीक है? और वनडे वाले जो भी हमारे लर्नर है या स्टूडेंट हैं जो भी, आप प्लीज़ आप लोग अच्छे से अगर हो सके, अगर आप लोग तो शॉर्ट नोट्स जो है मैं आपको अगर क्वेश्चंस करवाता हूँ तो प्लीज़ उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? जैसे आपको ये आपका DILRMP, अगर आपका फुल फॉर्म इसको याद रहता है तो सही है, और नहीं तो इस तरह अगर याद रहता है तो इस तरीके से नोट्स बना के, इसकी शुरुआत कब हुआ तो 2008 में, ठीक है? डिजिटल इंडिया के तहत कब का आया, 2016 में आया, उद्देश्य क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव इतना तो जरूर जानिए कि उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण प्रणाली का एकीकरण करना। तो ये सब चीजें है ना, इतना आप बस नोट कीजिए, बस आपके, और इसके तहत ही एक डाल लीजिए भूमि आधार और ULPIN, ठीक है? तो ये हो गया आपका शॉर्ट नोट्स। इजी है। देखिए मेरे पास है नहीं, मैं आपको इस पर अच्छे से लिखा नहीं पाता है यार, इसलिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स नहीं तो मैं अब अगर बाद में जब मैं करवाऊंगा ना तो आपको शॉर्ट नोट्स भी मैं बनवाता ही चलूंगा कि आप ये लिखिए, बस ये लिखते चलिए और हो गया आपका, ठीक है? मुझे भले ही टाइम लगे, जब आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहोगे, 1 घंटा नहीं आप 2 घंटा पढ़ने के लिए तैयार रहोगे तो मुझे पढ़ाने में क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं हमारे एमसीक्यू। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि हमारा जो DILRMP है की शुरुआत 2008 में की गई थी, सही है? इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण प्रणाली का एकीकरण करना था, ये भी सही है। यह कार्यक्रम पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित होती है, तो नहीं ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका केवल ए होगा, ठीक है? यानी केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्या है यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चंस कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन यानी ULPIN के बारे में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन या कथन सही है, ठीक है? तो यह प्रत्येक भूमि पार्सल को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, सही है। यह पूरी तरह से जियो रेफरेंस्ड होता है, तो ये भी सही है। यह केवल शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, केवल 1 और 2, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपको कितने अच्छे से रिकॉल आ रहा है और आपका रिवीजन भी होते जा रहा है, ठीक है? तो ये भी आप समझिए, ओके? अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि भूमि आधार यानी भू आधार पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता और विवादों में कमी लाना है, ऑप्शन नंबर सी, ओके? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि DILRMP के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो देखिए कैडस्ट्रल मैप्स का डिजिटलीकरण होगा ही, भूमि पंजीकरण प्रणाली का आधुनिकीकरण है ही, आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का कंप्यूटरीकरण ये भी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भूमि पर सब्सिडी का वितरण यहाँ पे नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए शामिल नहीं है। देखिए शामिल नहीं है पे जोड़ दीजिएगा, तो ये शामिल नहीं है ऑप्शन नंबर, भूमि पर सब्सिडी वितरण, ओके? नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं हम लोग। तो अगला मुद्दा क्या कह रहा है कि व्हाट आर बायो बेस्ड केमिकल एंड एंजाइम्स? क्या मतलब है कि बायो बेस्ड केमिकल और एंजाइम भारत के लिए क्यों जरूरी है? तो ये आप देखते हैं। तो हम लोग पहले तो जानेंगे कि बायो बेस्ड केमिकल और एंजाइम्स होते क्या हैं, तो ये पहले देखते हैं। देखिए बायो बेस्ड केमिकल वो औद्योगिक रसायन है, इंडस्ट्रियल केमिकल है जो जैविक कच्चे माल, जैसे जैविक कच्चे माल में कौन सा आ गया, गन्ना, मक्का, स्टार्च, कृषि अपशिष्ट, बायोमास से जो फर्मेंटेशन या एंजाइमिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है? तो इसी को क्या कहा जाता है आपका बायो वेस्ट केमिकल। मतलब उदाहरण के लिए इसका एग्जांपल क्या है, ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड, ठीक है? बायो अल्कोहल, ठीक है? जो बायो अल्कोहल है, सॉल्वेंट्स आपका सफरकटेंट, ओके? और प्लास्टिक्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल में प्रयुक्त इंटरमीडिएट्स, ठीक है? तो ये सब क्या होता है, ये आपका बायो वेस्ट केमिकल होता है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आप लोग को पता चल गया कि बायो वेस्ट में केमिकल को क्या होगा, जो कच्चे माल जैसे आपका गन्ना हो गया, आपका मक्का हो गया, इन सब चीजों से या आपका एग्रीकल्चर बेस्ड से प्राप्त जो है आपका
केमिकल, उसी को क्या बोला जाता है, बायो बेस्ड केमिकल। ओके, तो ये आप आसानी से, ये सब वर्ड आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, मतलब जिसको बोला जाता है। तो एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है, एक उत्प्रेरक का काम करता है जिनका उपयोग डिटर्जेंट में किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग में किया जाता है, दवाइयों में किया जाता है, टेक्सटाइल में किया जाता है, पल्प और पेपर में किया जाता है। सबसे पहले तो इसका उपयोग है ना, एंजाइम क्या है, एक जैविक उत्प्रेरक है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, तो ये आप सिर्फ याद रखिएगा। उसके बाद इसका उपयोग आप जरूर याद रखिएगा कि आपका एंजाइम्स का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो आपको डाल देगा डिटर्जेंट में किया जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि डिटर्जेंट में क्यों किया जाएगा आपका एंजाइम्स का। तो ये डिटर्जेंट में ही किया, में भी किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग तो आप समझ सकते हैं, आपका दवाई भी आप समझ सकते हैं, लेकिन टेक्सटाइल फिर आ गया तो इसमें भी आप नहीं समझ सकते, पेपर भी आ गया इसमें भी नहीं समझ। तो ये सब उपयोग जो है आपको आपका लिख लेना चाहिए, ठीक है। और बायो मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका उपयोग होता है। ये क्या करता है कि एक कम तापमान पर और दबाव पर काम करते हैं, ठीक है। ये कम तापमान होगा, टेम्परेचर भी कम होगा और प्रेशर भी कम होगा, इस पर काम करता है, जिससे क्या होता है कि ऊर्जा की बचत होता है और कार्बन उत्सर्जन की कमी होता है। यह मतलब ये है आपका इको फ्रेंडली है, ठीक है, ये इको फ्रेंडली माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि भारत को बायो बेस्ड केमिकल की जरूरत क्यों है, तो ये अब हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग जान गए कि बायो बेस्ड केमिकल किसे बोलते हैं, एंजाइम किसको बोलते हैं, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि भारत को बायो बेस्ड केमिकल की जरूरत क्यों है। तो पहला जो जरूरत है कि आयात निर्भरता कम करने के लिए ये ज़रूरत है, ठीक है? जो हम लोग आयात करते हैं। जैसे क्या है कि भारत अभी भी कई पेट्रोकेमिकल्स का आयात करता है। उदाहरण के लिए 2023 में भारत ने लगभग आपका 479.8 मिलियन डॉलर का एसिटिक एसिड आयात किया था, ठीक है? एसिटिक एसिड जो आपका क्या है, पेट्रोकेमिकल है, ठीक है? तो ये आयात किया था। दूसरा, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नया बाजार प्रदान करना, ठीक है? जैसे मतलब हो गया आपका गन्ना, मक्का, कृषि अपशिष्ट, ये सब औद्योगिक कच्चा माल में गिनती आता है, ठीक है। किसानों की इससे क्या होगा कि आय में वृद्धि होगा, जो हमारा इनकम डबल करना है उसका भी कहीं न कहीं ये लक्ष्य में योगदान पहुँचाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है कि सस्टेनेबल और हरित विकास करता है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स की तुलना में ये कम प्रदूषण में, देखिए पेट्रोकेमिकल्स जो होता है बहुत मात्रा में आपका प्रदूषण उत्सर्जित करता है, ठीक है। जलवायु लक्ष्यों के ये अनुरूप है आपका बायो बेस्ड केमिकल। और वैश्विक फोर्थ जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, भारत को ग्रीन इंडस्ट्रियल इनपुट्स का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने की ये क्षमता रखता है, ठीक है। अब क्या है कि भारत आज कहाँ खड़ा है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, नीतिगत समर्थन इसका जो है आपका क्या कर रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायो ई 3 पॉलिसी, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, के तहत बायो वेस्ट केमिकल और एंजाइम्स को प्राथमिक क्षेत्र घोषित किया है। यानी आप जान लीजिएगा, देखिए ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर में ये गिनती आता है आपका कौन सा, बायो वेस्ट केमिकल और एंजाइम्स। तो ये भी आप याद रखिएगा, इस तरीके से आपको भी पूछ सकता है कि बायो बेस्ड केमिकल और एंजाइम किस क्षेत्र में आता है, तो ये आपका आता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। घोषित किया है बायो ई 3 की पॉलिसी, ठीक है। भारत की प्रमुख कंपनियां जो है आपका प्राज इंडस्ट्री हो गया, गोदरेज इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। ये सब जो इंडस्ट्री है ना आपका, गोदावरी बायो रिफाइनरी जैसे एथेनॉल आधारित बायोकेमिकल, जुबिलेंट एसेटिल इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो ये सब जो है ना नई माइक्रोबियल तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप्स हैं ये सब, ठीक है। तो ये सब भी शामिल इसमें है, ठीक है। और एंजाइम सेक्टर में कौन-कौन है, तो बाजार जो है काफ़ी कंसोलिडेटेड है। 75% से अधिक हिस्सेदारी कुछ बड़ी कंपनियों के पास ही है, ठीक है। तो इससे कहीं न कहीं मोनोपोली बन रहा है, ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी जो है आपका नोवोजाइम्स इंडिया है, डिओपोंट है, डीएसएम है, एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी, बीएएसएफ है, अल्ट्रेज एंजाइम है। तो ये कहीं न कहीं कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं, ठीक है, मतलब जो कंपनियाँ हैं, ठीक है। अन्य देश क्या कर रहा है तो वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे मतलब वैश्विक स्तर पर इसको क्या है, तो देखिए यूरोपियन यूनियन द्वारा बायो इकोनॉमी स्ट्रेटेजी को अपना रहा है। जैसे मतलब इसमें क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी जो है, देखिए ये इकोनॉमिक आपको सर्कुलर इकोनॉमी और
आपका प्रतिगामी कर ये सब वगैरह जो है ना आपको मैम बहुत अच्छे से इकोनॉमी के क्लास में आपको पढ़ाएँगे, तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ़ ये ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर इकोनॉमी हो गया, जलवायु लक्ष्य हो गया, प्लस औद्योगिक परिवर्तन, तीनों को लेके चल रहा है आपका यूरोपियन यूनियन का बायो इकोनॉमी रणनीति, ठीक है? और यूएस का जो है यूएसडीए बायो प्रिफर्ड प्रोग्राम, ठीक है? सरकारी खरीद में बायो बेस्ड उत्पादकों को क्या दिया गया है? यूएस द्वारा प्राथमिकता दिया जाता है, ठीक है? और चीन क्या कर रहा है? तो चीन भी बायो बेस्ड केमिकल और एंजाइम को रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर घोषित किया है। जापान आपका मेती या नारो जो है रिसर्च को मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ने वाली परियोजना चलाया है, मेती या नारो, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपका मतलब अन्य देश जो क्या-क्या कर रहे हैं। इसमें देखिए कुछ चुनौतियाँ और जोखिम भी है। तो पहला देखिए लागत, कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिवनेस, शुरुआती चरण में बायो बेस्ड उत्पाद पेट्रोकेमिकल से महंगे हैं, निवेशकों के लिए ये जोखिम हो सकते हैं, तो इसमें जोखिम भी है, ठीक है? और दूसरा क्या है कि फीड स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे निरंतर और विश्वसनीय कच्चे माल की उपलब्धता इसमें कहीं ना कहीं आपका कमी पड़ सकता है, प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक का कमी है यहाँ पे, ओके। और थर्ड क्या है कि मार्केट अपनाने की चुनौतियां भी हैं। क्या ये केमिकल मौजूदा इंडस्ट्री इनपुट का सीधा विकल्प बन सकता है? क्यों, क्या उद्योग लागत समान होने पर भी बदलाव करेगा? तो ये सब मार्केट अपनाने की चुनौतियां आपस में कहीं न कहीं हमारे मन में जो प्रश्न खड़ा करते रहता है, ठीक है? तो ये आपका चुनौती हो गया। आगे का इसका जैसे वे फॉरवर्ड अगर बताना होगा तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत में बायो बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम्स को सफलतापूर्वक स्केल करने की लिए क्या है एक नीति, तकनीक, बाज़ार और निवेश चारों मोर्चों पर समन्वित रणनीतिक आवश्यक है। जैसे आपका नीतिगत और संस्थागत समर्थन क्या देना चाहिए? जैसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग विभाग की बायो ई3 पॉलिसी के अंतर्गत स्पष्ट रोड मैप, समयबद्ध लक्ष्य, राज्यों की औद्योगिक नीतियों से बेहतर एकीकरण, अंतर मंत्रालय जो है समन्वय करने की ज़रूरत है, ठीक है? ये आपका रसायन, पेट्रोलियम, कृषि, एमएसएमई और पर्यावरण मंत्रालयों के बीच अच्छे तालमेल रखने की आवश्यकता है। दूसरा क्या बोल रहा है ये कि आपका साझा बायो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। जैसे आपका बायो फाउंड्रीज हो गया, आपका पायलट प्लांट्स हो गया, डिमोनेस्ट्रेशन फैसिलिटीज हो गया, शुरुआती पूंजी जोखिम की में कमी लाने चाहिए, ठीक है? स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए प्रवेश आसान करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। थर्ड क्या कर सकते हैं आपका कि फीड स्टॉक सुरक्षा और कृषि का एकीकरण कीजिए। जैसे कृषि अपशिष्ट, गन्ना, मक्का, बायो मास के लिए दीर्घकालिक सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट आप दीजिए। क्षेत्र विशिष्ट बायो रिफाइनरी क्लस्टर बनाइए। इससे क्या होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बल भी मिलेगा, ठीक है? और फोर्थ क्या है आपको कि लागत प्रतिस्पर्धा, वित्तीय प्रोत्साहन भी करना पड़ेगा। देखिए प्रारंभिक चरण में वायबिलिटी गैप फंडिंग बनाने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन जैसे पीएलआई जैसे तंत्र को भी अपनाना पड़ेगा, कार्बन लाभ को मान्यता देना पड़ेगा, ग्रीन टैक्सोनॉमी और कार्बन क्रेडिट लिंकिंग आपको करने की आवश्यकता है, ठीक है? और फिफ्थ अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है कि मानक और प्रमाणन और बाजार निर्माण की भी ज़रूरत है। स्पष्ट आप स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन कीजिए, बायो बेस्ड कंटेंट की परिभाषा बताइए, सरकारी खरीद में इसको प्राथमिकता दीजिए। अमेरिका के यूएसडीए बायो प्रिफर्ड प्रोग्राम जैसे मॉडल से सीख भी लेने की आवश्यकता है। बड़े उद्योगों को एंकर बायर्स के रूप में जोड़ना चाहिए, ठीक है? और हमारा 6 क्या है कि आर-एन-डी और कौशल और मानव संसाधन पे भी खर्च करने की आवश्यकता है। उद्योग, अकादमी, स्टार्टअप सहयोग, ये मतलब तीनों को उद्योग से अकादमी, अकादमी स्टार्टअप, ये तीनों सहयोग करना, आपस में कोलैबोरेशन करना चाहिए। सिंथेटिक बायोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल बायोटेक में, ये सब में क्या है कि आपको आर-एन-डी करने की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, वैश्विक टैलेंट और टेक्नोलॉजी साझेदारी भी करने की आवश्यकता है, ठीक है? और जो 7वां है कि वैश्विक वैल्यू चेन में एकीकरण करने की आवश्यकता है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान जैसे देशों के साथ को-डेवलपमेंट और को-मैन्युफैक्चरिंग भारत को सस्टेनेबल इंडस्ट्री इनपुट्स का हब बनाना, ये आप लक्ष्य रखना चाहिए, ठीक है?
अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि बायो ई3 पॉलिसी है क्या। देखिए, भारत सरकार की एक प्रमुख नीति है जिसका उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, यानी ई3। ई3 आप याद रखिएगा, बायो ई3 का मतलब हो गया आपका, एक ई से हो गया इकोनॉमी, दूसरे ई से हो गया इन्वायरमेंट, ओके, और थर्ड ई से हो गया एम्प्लॉयमेंट, यानी आपका आर्थिक आर्थिक, पर्यावरणीय और रोजगार। ठीक है, ये के माध्यम से क्या है, औद्योगिक, ठीक है, आपका बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी का जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट के तहत। ठीक है, माध्यम से। नोडल विभाग कौन है आपका? आपका बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास करना, इकोनॉमी यानी पर्यावरण संरक्षण करना, इन्वायरमेंट रोजगार सृजन करना यानी एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं कि बायो ई3 पॉलिसी के प्रमुख उद्देश्य हम लोग देखते हैं। तो ये देख लेते हैं कि औद्योगिक बायोटेक्नोलॉजी को स्केल करना, ठीक है, और बायो बेस्ड केमिकल्स, एंजाइम्स, बायो मटेरियल्स को प्राथमिकता देना है, केमिकल निर्भरता में कमी लाना है, और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, और भारत इससे क्या बनेगा? भारत ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। बायो ई3 पॉलिसी के मुख्य स्तंभ हैं। तो पहला स्तंभ इसको माना जा रहा है आपका, कौन सा है? बायो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होगा कि बायो फाउंड्रीज बनेगा, पायलट प्लांट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटीज आएगी, साझा इंफ्रास्ट्रक्चर से कैपेक्स जो जोखिम है उसमें भी कमी आएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि इनोवेशन से स्केल तक, मतलब जो नवाचार से आपका मापन तक। ठीक है, इसमें क्या होगा कि रिसर्च रिसर्च से आपका कैसे पायलट प्रोजेक्ट लाएगा, फिर कॉमर्शियल प्रोडक्शन में इसको किया जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और उद्योग को इससे क्या होगा? समर्थन मिलेगा। ठीक है, और थर्ड क्या है? सस्टेनेबल फीड स्टॉक यूटिलाइजेशन किया जाए। ठीक है, जैसे कृषि अपशिष्ट हो गया, बायोमास, शुगर आधारित फीड स्टॉक का मतलब उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सर्कुलर बायो इकोनॉमी को इससे क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। ओके, और फोर्थ क्या है हमारा कि पॉलिसी एंड मार्केट इनेबलर्स होगा, मानक होगा, प्रमाणन, इसे सरकारी खरीद में प्राथमिकता दिया जाए, निजी निवेश को आकर्षित करेगा। ओके, और भारत के लिए बायो ई3 का महत्व क्या है? तो ये हम लोग देख लेते हैं। क्या है? पहला तो है कि आत्मनिर्भर भारत को ये कहीं न कहीं बढ़ावा देगा, आयात प्रतिस्थापन करेगा। ठीक है, यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनेगा ये। ओके, किसानों का जैसे पेट्रोकेमिकल हम लोग जो आयात करते हैं उसके जगह पर अब क्या हो जाएगा? हमारा बायो बेस्ड केमिकल जो है कहीं न कहीं ये आएगा। ठीक है, आएगा क्या मतलब? हम लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आयात प्रतिस्थापन करेगा, किसानों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराएगा, जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप औद्योगिकरण होगा, उच्च कौशल रोजगार भी उत्पन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू में क्या है? पहला कि बायो बेस्ड केमिकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है आपका कि ये पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक पर आधारित है? ऐसा नहीं है, इनका उत्पादन प्रायः फर्मेंटेशन या एंजाइमिक प्रक्रियाओं से होता है, तो ये सही है। और थर्ड जो है आपका, ये औद्योगिक रसायनों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायक है, तो ये कहीं न कहीं सही चीज़ है। तो 2 और 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए फर्स्ट क्यों है कि पेट्रोकेमिकल बोल रहा है, पेट्रोकेमिकल नहीं है, बायो बेस्ड केमिकल। ठीक है, तो बायो बेस्ड केमिकल फीडस्टॉक पे आधारित रहता है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है? बायो बेस्ड है। ठीक है आपका। ओके, अगला जो प्रश्न है आपका, एंजाइम्स और औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सही रूप से मेल खाता है? तो आपका डिटर्जेंट, देखिए मैं आपको बताया था कि उपयोग में खाद्य प्रसंस्करण में भी, परमाणु ऊर्जा में नहीं, पल्स और पेपर में भी, यानी एक आपका एक, दो और चार। ठीक है, एक, दो, चार, तो एक, दो, चार किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, एक मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ओके, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि भारत में बायो बेस्ड केमिकल एंजाइम्स को प्राथमिकता देने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो ये क्या है, देखिए इन्हें बायो ई3 पॉलिसी के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इस नीति को नोडल विभाग जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी सही है। बायो ई3 का उद्देश्य केवल कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना है, ऐसा नहीं है। ये आपका क्या है, इकोनॉमी, ठीक है, दूसरा आपका इन्वायरमेंट और फोर्थ आपका एम्प्लॉयमेंट, ये 3 ई3 पर ये काम करता है। तो इसका उद्देश्य केवल कृषि उत्पादकों का बढ़ाना नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि भारत ने 2023 में लगभग आपका 479 मिलियन डॉलर मूल्य का एसिटिक एसिड आयात किया था, तो ये सही है। हम लोग पीछे पढ़े हैं। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको लगा दिया हूँ। ठीक है, एसिटिक एसिड बायो बेस्ड केमिकल से भी उत्पादित किया जाता है। एसिटिक एसिड बायो बेस्ड केमिकल से भी उत्पादित किया जाता है, ऐसा नहीं है। ओके, और भारत एसिटिक एसिड की शुद्ध निर्यातक है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है एसिटिक एसिड बायो बेस्ड केमिकल से भी उत्पादित, हाँ ये आपका सही है, दूसरा यानी 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। और ये एसिटिक एसिड का शुद्ध निर्यातक नहीं है, आयातक अभी हम लोग बने हुए, ठीक है, तभी तो ये ऊपर वाला जो है 479.8 मिलियन डॉलर का हम लोग आयात किए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि बायो ई3 पॉलिसी के अंतर्गत किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको देखिए बायो बेस्ड केमिकल, ठीक है, ये आपको दिया गया, और इंडस्ट्रियल एंजाइम ये दूसरा दिया गया। ठीक है, तो 1 और 2, और बायो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये थर्ड, यानी आपका इसको भी दिया। पारंपरिक पेट्रोकेमिकल फोर्थ को नहीं दिया जाता, यानी 1 2 3, तो 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, तो इस तरीके से आप पढ़िएगा ना, तभी आपका क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बायो ई3 पॉलिसी के तहत प्रस्तावित बायो फाउंड्रीज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये लैब स्केल इनोवेशन को कॉमर्शियल स्केल तक ले जाना। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बायो ई3 पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ये आपका सस्टेनेबल औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और अगला जो हमारा मुद्दा है, क्या कह रहा है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बिगिन टुडे, मोदी टू इनॉर्ग्रेट एन इंडिया एआई एक्सपो। मोदी जी हमारे जो हैं अभी क्या है 2026 में जो एआई इम्पैक्ट समिट जो 2026 का लॉन्च किया, ये दिल्ली में ही है। ठीक है, तो मैं आपको पीछे भी बता, और ये जो है ना साउथ, मतलब जो ये ग्लोबल साउथ में पहली बार करवाया जा रहा है, लेकिन ये जो एआई समिट है वो चौथी बार है। ठीक है, चौथी बार ये मतलब 4वीं है, यानी 4th एडिशन है। और इससे पहले जो आपका 3 एडिशन जो हुआ है यूके और फ्रांस, इन स्थानों पे हो चुका है, यानी ग्लोबल जो साउथ है इसमें पहली बार की करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 4वीं ये जो एआई समिट है ये कैमा एडिशन है, ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये एडिशन 4th है। ठीक है, और इससे पहले आपका जो पहला हुआ था यूके में हुआ था, और थर्ड जो हुआ था आपका फ्रांस में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इतना आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एआई जो इम्पैक्ट समिट है ये 4th एडिशन है। पहला जो हुआ था आपका यूके में हुआ था, थर्ड जो आपका हुआ था फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इससे पहले 3 हो चुके हैं। और ये क्या है कि जो एआई इम्पैक्ट 2026 जो है ग्लोबल साउथ, जो आपका साउथ और आपका नॉर्थ में जो बटा हुआ है, ग्लोबल साउथ और नॉर्थ जो बोला जा रहा है, उसका ये पहला एडिशन है। ठीक है, पहली बार ग्लोबल साउथ में करवाया जा रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, यानी एशिया में भी पहली बार हो रहा है। ठीक है, क्या है इसमें, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। एआई इम्पैक्ट समिट जो है 2026 ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत बन रहा है। ठीक है, कैसे ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 है क्या। तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एक वैश्विक सम्मेलन है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिवर्तनकारी प्रभाव, चुनौतियां और समावेशी उपयोग पर चर्चा किया जाएगा। मतलब एआई से आने से क्या परिवर्तन हुआ, प्रभाव पड़ा, उसका चुनौतियाँ क्या-क्या हुआ, समावेशी उपयोग क्या-क्या हुआ, तो इस पे चर्चा किया जाएगा। और इसका जो आयोजन स्थल है, हम याद रखिएगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में,
16 फरवरी से आपका 2026 तक, 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक चलेगा। और यही आपका G20 आपका हुआ था 2023 वाला, ठीक है, आपका भारत मंडपम में ही, तो इसलिए भी फेमस था। फिर से आपका भारत मंडपम फेमस है, ठीक है। एआई समिट हुआ जो पहली बार, और G20 का भी सम्मेलन पहली बार भारत में हुआ था। यह पहली बार है जब एआई पर वैश्विक शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ के किसी देश में हो रहा है। ये पॉइंट आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है आपका चौथी एडिशन है, तो ये भी आप याद रखिएगा, चौथी समिट है ये आप याद रखिएगा। इससे पहले 3 समिट जो हुए हैं आपका ग्लोबल नॉर्थ में हुआ है, यानी यूके, फ्रांस, जर्मनी में हुआ है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। भारत की भूमिका और दृष्टिकोण क्या है इसमें, तो देखिए उद्घाटन आपका नरेंद्र मोदी द्वारा किए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026, 13 अन्य देशों के पवेलियन भी यहाँ शामिल है। भारत का जो दृष्टिकोण है, रेगुलेशन फर्स्ट अप्रोच नहीं, बल्कि ह्यूमन सेंट्रिक एआई और एआई फॉर इकोनॉमिक गुड ऑफ ऑल। तो ये आप याद रखिएगा कैसा अप्रोच इंडिया अपना रहा है, रेगुलेशन फर्स्ट नहीं बल्कि ह्यूमन सेंट्रिक एआई, एआई फॉर इकोनॉमिक गुड ऑफ ऑल। डिजिटल नीति में विकासशील देशों की आवाज को आगे बढ़ाना है और एआई संसाधनों तक समान पहुंच और न्याय संगत वैश्विक नियम लाना है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी इसमें देखते हैं क्या क्या है, तो लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भाग ले रहे हैं। प्रमुख नेता जो रहेंगे हमारे, जो फ्रांस के जो अभी हमारे जो फ्रांस के हैं, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है। और ब्राजील का जो है आपका ल्यूज इनेकियो लुला डे सिल्वा, ठीक है, ये भी भाग रहे हैं। यूएन का आपका एंटोनियो गुटेरेस भाग ले रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट के अध्यक्ष, ठीक है। अन्य देश जो हैं आपका, जैसे आपका यूरोप हो गया, यूरोप का स्विट्जरलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, फिनलैंड आदि देश भी भाग ले रहा है। पड़ोसी देश जो हमारा है, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस में भाग ले रहा है। अफ्रीका में सेशल्स जो है वो भी भाग ले रहा है। दक्षिण अमेरिका का बोलिविया, गुयाना जैसा देश भी इसमें भाग ले रहा है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी और उद्योग जगत के से भी भाग ले रहे हैं प्रमुख जो टेक लीडर्स हैं, जैसे सुंदर पिचाई गूगल के हैं, सीईओ हैं, ठीक है। सैम अल्टमैन ओपन एआई के हैं, ठीक है। डेमिस हैवसिस डीप माइंड के हैं। डैरियो एमोडी आपका एंथ्रोपिक के हैं। ब्रैड स्मिथ आपका माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो ये सब भाग ले रहे हैं, ठीक है। आपका आपका जेसन हुआंग आपका नवीडिया ने अंतिम समय पर भाग लेने से मना कर दिया। जेसन हॉन्ग और बिल गेट्स की उपस्थिति विवादों के कारण चर्चा में रही है, ठीक है। तो ये बिल गेट्स भी इसमें रहेंगे। सम्मेलन की संरचना क्या है, देखिए वो जो बिल गेट्स वाले आपका है ना विवाद, वो एपस्टीन जो फाइल है ना, उसके बारे में मैं उसको नहीं पढ़ाया हूँ, प्लीज आप लोग कहीं और से पढ़ लीजिएगा। वो कोई ये नहीं है कि आपको हर चीज का कुछ चीजें है ना कि आप लोग जानना चाहते हैं। देखिए क्या है ना, आपको कुछ गलत चीजों का अगर आप उस चीज को सर्च करके, मतलब जो है आप बाद में जो आएगा सामने आप देखिएगा, आप पैसे भी वो न्यूज का न्यूज है, उससे थोड़ी है कि हमारे एग्जाम में पूछेगा आपका क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। हाँ बना सकता है कुछ मुद्दे में, जैसे एथिक्स में बना सकता है, तो उतने आप जरूरी नहीं है कि आप उस चीज को बहुत अच्छे से डिटेल से आप जाओ, ठीक है। अभी उस पे यहाँ पे आइए, हम लोग एग्जाम है, ठीक है। सम्मेलन की संरचना, ठीक है। 3000 प्लस वक्ता इसमें होंगे, 500 सत्र होंगे, 300 प्लस प्रदर्शनी आपका और लाइव डेमो होंगे, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। 2.5 लाख प्लस आगंतुकों की उम्मीद है कि इतने लोग आएंगे। 3 थीमेटिक चक्र होंगे, तो ये भी आप याद रखिएगा। जो 3 थीमेटिक जो चक्र होंगे वो आप याद रखिएगा। देखिए पहला जो चक्र है पीपुल, मानव जो पीपुल पर होगा, जैसे मानव कल्याण, रोजगार और नैतिकता पे बात होगा। प्लैनेट दूसरा जो थीमेटिक होगा एआई और जलवायु और सस्टेनेबिलिटी पे होगा। थर्ड जो थीमेटिक होगा चक्र प्रोग्रेस, ठीक है, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, आर्थिक विकास पर ये थीमेटिक चक्र भी रहेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। आपका महत्वपूर्ण साइड जो इवेंट्स होगा ना, देखिए मैं क्या है कि इसको इसलिए करवा दे रहा हूँ ना आज,
जैसे आपका 16 है, आज से स्टार्ट हुआ है। अब इसका मुद्दा बार-बार आते रहेगा, ठीक है? तो उसको अब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ उसका मुद्दा पढ़ेंगे, ठीक है? कि हाँ, इस चीज़ में बस ये जानेंगे कि एआई समिट में ये बात हुआ है, ठीक है? तो क्या-क्या वार्ता हो रहा है या होगा, उस पे हम लोग कल से चर्चा करेंगे, जैसे-जैसे होगा। जैसे देखिए महत्वपूर्ण साइड इवेंट्स भी होगा, तो इस इवेंट जब होगा, तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है? ये तो हम लोग जान गए कि एआई जो 2026 समिट का जो समिट है, वो चौथी है और इससे पहले 3 अलग हो गया है। पहली बार ये ग्लोबल साउथ में है, कहाँ हुआ तो न्यू दिल्ली में, आपका भारत मंडपम में हुआ। तो ये आप आपके लिए इतना एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है और 3 जो थीमेटिक जो मैं बताया आपका पीपल, प्लैनेट का जो मैं आपका पीछे जो बताया हूँ, ये आपका और प्रोग्रेस ये आप याद रखिएगा, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, इसको आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है? महत्वपूर्ण जो साइड इवेंट्स होगा, ये देखिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, जब बाद में आएगा तो ऑल वुमेन हैकाथॉन दिल्ली में होगा, भारत-फ्रांस द्विपक्षीय वार्ता मुंबई में होगा, लीडर्स समिट और टेक सीईओज़ समिट भी होगा, ठीक है? ब्राज़ील द्वारा एआई पर विशेष सत्र 20 फरवरी को होगा, तो ये जब होगा तो मैं आपको बताऊँगा। अब भारत आवाज़ के रूप में मतलब ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में कैसे उभर रहा है वो हम लोग का चर्चा ये है जो आपको मेंस में लिखा जाएगा, ठीक है? देखिए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत केवल मेज़बान नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ के रूप में उभर रहा है। यह भूमिका कई ठोस कारणों और रणनीतिक कदमों से बनी है। जैसे आपको मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है? ये इतना हम लोग समझ गए। तो पहला जो कारण है और रणनीतिक कदम है कि ग्लोबल साउथ में ये तो पहला एआई समिट हुआ। एआई पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन जो किसी विकासशील यानी ग्लोबल साउथ देश में आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल भारत मंडपम दिल्ली में, ठीक है? भारत के इससे भारत ने यह संदेश दिया है कि एआई केवल विकसित देशों की बपौती नहीं है। तो ये पहला आपका बनाता है रणनीतिक कदम और कारण। दूसरा क्या है आपका कि ह्यूमन सेंट्रिक जो एआई का नेतृत्व है, उद्घाटन और नेतृत्व जो है आपका नरेंद्र मोदी द्वारा। भारत का रुख है रेगुलेशन रेगुलेशन हैवी मॉडल नहीं बल्कि ह्यूमन सेंट्रिक एआई और एआई फॉर इकोनॉमिक गुड ऑफ ऑल। ओके, यह दृष्टिकोण जो है विकासशील देशों की विकास आवश्यकताओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, ठीक है? जो विकासशील देशों की आवश्यकता है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को ये प्राथमिकता देता है आपका। ओके, थर्ड क्या है आपका इक्विटेबल एक्सेस की मांग। जैसे भारत ने जोर दिया है कि एआई कंप्यूट डेटा स्किल्स ओपन डिजिटल पब्लिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि एआई पर कुछ गिने चुने देशों की कंपनियों का एकाधिकार ना हो। तो ये इक्विटेबल एक्सेस की मांग भी किया गया है। ओके, और फोर्थ जो हमारा है कि रूल टेकर नहीं रूल सेपर का काम किया। भारत ने कहा है कि ग्लोबल साउथ केवल नियमों अपनाने वाले नहीं होंगे, रूल टेकर नहीं, सिर्फ अपनाएंगे ही नहीं बल्कि नियम गढ़ने वाले भी हों। रूल सेपर होना चाहिए, निष्पक्ष, समावेशी और लचीलेपन जो वैश्विक एआई नियमों की पैरवी की है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। पांचवा क्या है हमारा कि बहुपक्षीय और समावेशी भागीदारी भी है। जैसे भागीदारी क्या है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, यूरोप इसमें शामिल है। नेता शामिल जो है आपका लुलू डा सिल्वा है, इमैनुअल मैक्रोन है, एंटोनियो गुटेरेस है, तो ये सब शामिल है। भारत ब्रिज बिल्डर की भूमिका यहाँ निभा रहा है, एक दूसरे का मतलब यहाँ से यहाँ सारे लोगों का ये ब्रिज बना हुआ है ताकि सबको पीपुल जो 6 है पीपुल प्लैनेट प्रोग्रेस फ्रेमवर्क क्या है। भारत ने एआई विमर्श को तकनीक ये देखिए ये जो हमारा थीमेटिक है, 3 थीमेटिक जो है आपका ये चक्र है। तो भारत ने क्या किया है एआई विमर्श को तकनीक केंद्रित से मानव केंद्रित बनाया है। 3 चक्र है इसमें। देखिए पीपुल का क्या है कि रोजगार और नैतिकता पे, प्लैनेट में जलवायु सस्टेनेबिलिटी पे, प्रोग्रेस में समावेशी विकास पर। ये फ्रेमवर्क ग्लोबल साउथ की जो प्राथमिकताओं से मेल खाता है, इसलिए 3 थीमेटिक जो भारत रखा है ये कहीं न कहीं आपका एक ग्लोबल साउथ आवाज के बनाने के रूप में ये सहायक होगा, ठीक है? विकास बनाम नियंत्रण का संतुलन है, विकसित देशों का फोकस है, ठीक है? कड़े एआई नियम, भारत का जो फोकस है आपका इनोवेशन पर, इंक्लूजन पे, ठीक है? पहले अवसर फिर नियंत्रण,
पहले क्या है, भारत का जो देखिए जो विकसित देश है ना, वो कड़े नियम एआई का सिर्फ कर रहे हैं। भारत का जो फोकस है ना कि इस पे इनोवेशन किया जाए, इंक्लूजन किया जाए, पहले अवसर दिया जाए, फिर उस पर नियंत्रण किया जाए। यह दृष्टि अधिकांश विकास देशों की वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से बना रहा है। और हमारा जो देखिए आपके लिए मैं एक मेंस का भी क्वेश्चंस लगाया हूँ। आप प्लीज़ हमारे वेब्स एकेडमी जो 24 आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाके जुड़िए और इस आप सबमिट कीजिए, ठीक है? इस प्रश्न का आप आंसर, ठीक है? तो देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन के माध्यम से भारत किस प्रकार ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में उभरा है? वैश्विक एआई शासन जो आपका है, ग्लोबल एआई गवर्नेंस में भारत की इस भूमिका के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं ग्लोबल साउथ का आवाज के बारे में पूरे तरीके से। आप 150 या 200 शब्दों से में लिख सकते हैं आप, और वेब्स एकेडमी 24 पर आप इसे सबमिट कर सकते हैं। आपको फीडबैक ज़रूर मिलेगा। आप एक बार सबमिट करके तो देखिए, आपको ज़रूर फीडबैक मिलेगा, ठीक है? और कोशिश कीजिए यार प्लीज़, जेपीएससी वाले भी आप लोग सिर्फ प्री देने के लिए ही क्या पढ़ते हैं, या बीपीएससी वाले आप सिर्फ प्री देने के लिए ही क्या पढ़ते हैं? आप लोग अगर पढ़ते हैं तो प्रॉपर पढ़िए ना, क्यों प्री देके आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आपको यह एआई पर आयोजित पहला विश्व वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो ग्लोबल साउथ के किसी देश में आपका आयोजित हो रहा है। सही बात है। इसका आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है, ये भी सही है। सम्मेलन का मुख्य फोकस सख्त नियामक ढांचे को अपनाना था, ऐसा नहीं है, ठीक है? केवल ए, यानी केवल 1 और 2, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत को एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में ग्लोबल साउथ की आवाज कहे जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो समावेशी, मानव केंद्रित और विकास उन्मुखी एआई की वकालत किया, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। ओके। और अगला क्वेश्चन है कि रूल टेकर रूल शेपर की अवधारणा जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत ने प्रस्तुत की है का आशय क्या है? देखिए, आशा है ना कि विकासशील देशों की सक्रिय भागीदारी से वैश्विक एआई नियम गढ़ना है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके। और अगले क्वेश्चन हैं कि एआई इम्पैक्ट 2000 समिट जो 2026 में भारत की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने स्वयं को ग्लोबल साउथ और विकसित देशों के बीच ब्रिज बिल्डर के रूप में प्रस्तुत किया है, तो ये बात सही है। दूसरा क्या है कि सम्मेलन में एआई को पीपुल प्लानेट प्रोग्रेस के संदर्भ में देखा गया है, तो ये भी सही है। भारत ने एआई के उपयोगों को केवल रक्षा और सुरक्षा तक सीमित रखने पर जोर दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। और हमारा जो देखिए, मैं ऊपर इसका नहीं लगा पाया। अगला जो मुद्दा है, क्या बोल रहे हैं, खबर जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रक्षा सुधार और एआई क्षेत्र में निवेश पर सरकार का पक्ष रखा है। विपक्ष द्वारा व्यापार समझौते की शर्तें पर हमले के बीच, जैसे अभी का यूएस से जो ट्रेड आपका हुआ है ना, ट्रेड डील, उस पे विपक्ष द्वारा हमला किया जा रहा है। तो उस पे ही पीएम द्वारा कहा गया कि राजनीतिक स्थिरता और पूर्वानुमेयता ने निवेशकों का भरोसा बहाल किया है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा जा रहा है। और ये इसमें क्या है कि अगले दशक की 3 प्रमुख सुधार प्राथमिकताएँ हैं। जैसे आपका संरचनात्मक सुधारों की निरंतरता है, दूसरा नवाचार को गहराई देना है, थर्ड आपका शासन का और सरलीकरण करना है। तो ये 3 आपका प्रमुख सुधार प्राथमिकताएँ हैं। इंक्रीमेंटल रिफॉर्म से सिस्टेमिक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर भारत बदल रहा है, ठीक है? आपका ये है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एमएसएमई केंद्रित व्यापार नीति क्या है? तो ये हम लोग देखिए, प्रतिस्पर्धा केवल टैरिफ तक सीमित नहीं रहेगा। जोर किस पे दिया जाता है? लिक्विडिटी पे, सर्टिफिकेशन पे, टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन पे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कॉम्प्लायंस पे ये जोर देता है। जिससे क्या होगा कि जो फ्री ट्रेड हम लोग का एग्रीमेंट होगा, उससे मतलब जो इस पे जोर देता है। और लाभान्वित क्षेत्र जो होंगे, किसको प्रॉफिट होगा, किस सेक्टर को? तो वस्त्र को, चमड़ा क्षेत्र को, प्रोसेस फूड क्षेत्र को, इंजीनियरिंग गुड्स को, केमिकल्स को, हस्तशिल्प को,
और आपका रत्न एवं आभूषण को, ये सब लाभान्वित होगा और एमएसएमईज़ को ग्लोबल वैल्यू चेन से चेन चेन में जो जोड़ने का लक्ष्य है और हमें एमएसएमई को चैंपियंस बनाना है, ठीक है? चैंपियंस बनाना है जो 2025 2026-27 के बजट में ये कहा गया है, ठीक है? तो ये भी बात आप याद रखिएगा, इसी के लिए प्रधानमंत्री ये बात रखे हैं, ठीक है? अगला है कि निजी क्षेत्र को ये भूमिका क्या है? तो नीति केवल इनेबलिंग फ्रेमवर्क नहीं देती है, ठीक है? सॉरी देती है। अब निर्णायक प्रतिक्रिया निजी क्षेत्र से अपेक्षित है। ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट को अपनाने पर बल देता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? एमएसएमईज़ को पेरिफेरल सप्लायर से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है, अपग्रेड एंटरप्राइजेज़ बनाना होगा, ठीक है? और रक्षा क्षेत्र और ऑपरेशन सिंदूर का भी बात इन्होंने किया है। क्या है कि रक्षा सुधारों का प्रत्यक्ष लाभ ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा। जैसे रक्षा बजट आपका कितना है 7.85 लाख करोड़ है। पिछले वर्षों से 15% अधिक रक्षा बजट रखा गया है। किसी भी मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन अगर दिया गया है तो रक्षा मंत्रालय को दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को सतत प्राथमिकता दी गई है। ओके। एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो वैश्विक एआई समिट की पृष्ठभूमि में बयान है, जो अभी हम लोग का हो रहा है। बजट में टैक्स इंसेंटिव्स जैसे एडवांस डाटा फैसिलिटीज़ का लागत कम किया जाएगा। भारत को वैश्विक डेटा हब बनाया जाएगा। युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार की संभावना है, क्योंकि ये हमारा जो 3 थीमेटिक में से आपका एक पीपुल का रोज़गार नैतिक पे भी काम कर रहा है, तो ये भी आपका बता रहा है और आपका प्लैनेट पे भी काम कर रहा है, तो जलवायु से लड़ने के लिए आपका कर रहा है और आपका थर्ड जो है प्रोग्रेस के लिए काम कर रहा है। तो ये आप कहीं न कहीं आप थीमेटिक आपको याद रखिएगा, ये आपको जुड़े ही रहेगा और हमारा जो क्वेश्चन्स है देखते हैं आपका कि हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? तो ये जो रहा है आपका एमएसएमई के लिए वैश्विक बाज़ार तक पहुँच करवाना, नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना, केवल बड़े उद्योग को आपका क्या है उद्योगों को लाभ देना ऐसा नहीं है। तो केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रधानमंत्री के अनुसार अगले दशक के लिए भारत की शीर्ष 3 सुधारों की प्राथमिकताओं में से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है आपका? देखिए कृषि सब्सिडी में वृद्धि करना ऐसा तो नहीं है, लेकिन संरचनात्मक सुधारों की निरंतरता है और दूसरा है आपका शासन का सरलीकरण, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये है आपका कि ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफ़ेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये देख लीजिए, गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। ओके, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपका सेशन कैसा लगा, ठीक है? और जो मैं क्वेश्चंस पूछे हैं ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा और आप मेंस का आंसर जो आप है जो हमारे वेब्स अकेडमी 24 पे आप जो टेलीग्राम आईडी है वो उस पे आप जाके भेज सकते हैं। और एक छोटा-सा लक्ष्य है हमारा 1000 का सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नहीं किए हैं, जो नए लर्नर या पुराने लर्नर भी हैं और अपने भाई-बहन को भी करवाइए और जल्द ही हम लोग फाउंडेशन कोर्स लाने वाले हैं, उसमें भी आपको बैप्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय